मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें सौभाग्य से मेरा चयन हुआ और अब बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। ये रणनीति का ही नतीजा है कि एक के बाद एक चीजें लाइन में आती गई अपने आप और चीजें आगे बढ़ती गई। माता पिता के साथ बैठ के थोड़ा सीखा कि किस तरह से खुश रह के भी तैयारी की जा सकती है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं मन भटकने लगता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी परीक्षाएं नहीं निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे सभी शिक्षक साथी, उन सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करें और करके देखें, हो सकता है, होगा। मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होगा। जो भी एस्पिरेंट रहते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि कहाँ से तैयारी करें, किस कोचिंग को ज्वाइन कर लें, कहाँ से नोट्स ले लें, कहाँ से किस बुक को पढ़ लें। तो आपने भी क्या इसके लिए कोई कोचिंग ली कि आपका चयन इतने सारे पदों पर हुआ, या आपने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर किया? लेकिन इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें एक इंटरव्यू का भी पार्ट होता है, साक्षात्कार। तो उसमें कैसे तैयारी करें? कई साल कई एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, मन टूटने लगता है, घबराने लगता है कि होगा या नहीं। तो उस क्षण में यदि आपने अपने आप को जोड़ के रखा, उस क्षण में यदि आप नहीं बिखरे, तो फिर आपके बिखरने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कीप इट अप पॉडकास्ट, एक ऐसा शो जहां हौसलों को उड़ान और सपनों को दिशा मिलती है। आज का ये हमारा एपिसोड उन तमाम युवाओं के लिए एक गाइडलाइन की तरह है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कई सरकारी नौकरियों में उनका चयन हो चुका है और हाल ही में उनका MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनका चयन किया गया है और शीघ्र ही वो मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में अपनी सेवाएं देने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अर्जित चतुर्वेदी जी का, कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी को बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि कोई बहुत ज़्यादा परिचय का मुझे अनुभव नहीं रहा पहले कभी, लेकिन आशीष जी ने जो परिचय दिया आज, पहली बार किसी व्यक्ति के सामने इस तरह से बैठ के मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आशीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और एक ऐसा मंच जो आशीष जी बता रहे हैं जहाँ हम ना सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि हमारा चैनल युवाओं के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बन सकता है, तो मैंने आशीष जी से यही कहा कि यदि मैं इसमें एक छोटा सा किरदार अदा कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यदि मेरे द्वारा बोली हुई किसी चीज़ से यदि किसी को थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो आशीष जी ने आज मुझे बुलाया, तो आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही है? तो आशीष जी, बेसिकली मैं झांसी से हूँ, लेकिन पिछले करीब 25-26 साल से मैं यहीं दतिया में रह रहा हूँ। और यदि एजुकेशन की बात करें तो मेरी LKG से लेके और कक्षा 12वीं तक पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम में MP बोर्ड से हुई। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मेरे मन में इंग्लिश लिटरेचर के लिए कह सकते हैं कि एक प्यार उमड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी भी अंग्रेजी के व्याख्याता रहे हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, प्रभाव पूरे जीवन भर मुझ पर रहा। तो मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि हाँ, यदि आप चाहो तो अंग्रेजी साहित्य में भी आगे आप अच्छा करियर बना सकते हो। तो पिताजी के गाइडेंस में मैंने अंग्रेजी साहित्य से अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की, और उसके बाद फिर आगे चल के मैंने B.Ed की डिग्री यहीं दतिया से ही, मीन्स LKG से लेके पूरा B.Ed तक मेरा जो भी एजुकेशन रहा वो सब कुछ दतिया में रहा। बीच में 1-2 बार मन हुआ कि बाहर जाया जाए। ग्रेजुएशन के बाद मन हुआ कि एक बार MBA कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा स्कोप है।
लेकिन मन कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा था। तो मन में यही रहा कि नहीं, कहीं भी जाएंगे पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर ही। तो फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ही अपना मास्टर्स किया, बीएड किया, और उसी लाइन में आगे मैं बढ़ता चला गया। जी, मतलब इंग्लिश के प्रति आपका लगाव शुरू से ही रहा है, और अभी आपका चयन भी अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही हुआ है। जी, अंग्रेजी के साथ जो रिश्ता रहा वो काफ़ी घना रहा और बचपन से ही बहुत गहरा रहा, क्योंकि पिताजी ने बचपन से ही घर पे चलते फिरते उठते बैठते अंग्रेजी का एक ऐसा माहौल बनाया जिससे ना सिर्फ स्कूल में जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ता था जी। तो उसमें इंग्लिश में मेरी रुचि बहुत अच्छी रही, बल्कि आगे जाके जब 12th के बाद मैंने छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, तब भी मेरे अंदर बस यही था कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं बच्चों के लिए या सीखने वालों के लिए अंग्रेजी आसान बना सकूं। और यही बच्चों के लिए अंग्रेजी आसान बनाने की जो राह थी उसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसमें मैं अपना योगदान तो कम मानूंगा, अपने पिताजी के द्वारा दी हुई शिक्षा और उन्होंने जो इंग्लिश के प्रति मेरी रुचि जगाई उसको मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा। जी, तो ये जो आपका चयन हुआ है सर इस पद के लिए, इसकी तैयारी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कहाँ से आपने इसकी तैयारी की और क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ आपको आईं, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी पता चले कि किस तरीके से सारी तैयारी करनी है। देखिए, चूंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, तो ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे क्लियर था कि मुझे कोई अच्छी नौकरी करनी है। जी। और जैसा कि हमारे क्षेत्र में सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, जी। तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं ध्यान गया कि यदि हमें कुछ जॉब करनी है, कुछ नौकरी करनी है, तो क्यों ना सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दिया जाए। तो मैंने शुरुआत की एसएससी की तैयारी करने से। भाग्य अच्छा नहीं रहा, एसएससी के साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं हो पाई, तो एसएससी तो नहीं निकला, लेकिन एसएससी की तैयारी करते समय मुझे तैयारी करना आ गया कि एग्जाम की तैयारी की कैसे जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये जो एसएससी के मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इंग्लिश तो चूंकि मैंने बताया कि हमेशा से ही अच्छी रही है, बाकी 3 सब्जेक्ट पढ़ के भी दिमाग काफी खुला और उससे एक रास्ता सा नजर आने लगा कि हाँ, किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया कि किस तरीके से पढ़ना है। चूंकि गणित विषय से मेरा 11th और 12th रहा, फिर ग्रेजुएशन में भी गणित एक मेन विषय के रूप में रहा, तो गणित में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन जनरल स्टडीज़ उसको पढ़ने में मैंने काफ़ी समय दिया। और उसको पढ़ते पढ़ते ही मेरे मन में ये आ गया कि अब जिस स्ट्रेटेजी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वैसे नहीं होगा। तो मैंने एसएससी की तैयारी वहीं छोड़ी और फिर उसके बाद एक नया शेड्यूल बनाया कि अब मुझे और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो जिन विषयों में मुझे कम नॉलेज थी उन विषयों पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, उनको ज़्यादा समय दिया, और होते होते मैं करता गया और एक ऐसा टाइम आया कि जब मध्य प्रदेश में 2018 में व्यापम द्वारा कुछ भर्तियां निकाली गई, तो उसमें सबसे पहली बार मुझे लगा कि हाँ, अब ये परीक्षा में निकाल सकता हूं। सर, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका 5 बार चयन हुआ है जी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो किन किन पोस्ट के लिए आपका चयन हुआ है? जी सर, चूंकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी अभी ज्वाइनिंग आनी है, तो ये 5वीं नौकरी रही। तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले व्यापम द्वारा आयोजित की गई एक परीक्षा से, जिसमें मुझे महिला एवं बाल विकास में एक क्लरिकल पोस्ट मिली। वो मैंने ज्वाइन नहीं की जी। उसके बाद फिर मेरा चयन हुआ पटवारी में, मध्य प्रदेश पटवारी। तो गुना पटवारी के पद पर मेरा चयन हुआ था, लेकिन मन नहीं हुआ, या मैं कह सकता हूँ कि वो नौकरी शायद मेरे लिए नहीं थी, तो परिस्थितियां वैसी बनी कि मैं नहीं गया जी। उसके बाद फिर मेरा चयन हुआ हाउसिंग बोर्ड, जो मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल है जी। उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में मेरा चयन हुआ जी। लेकिन फिर वही कि मन नहीं हुआ, परिस्थितियां नहीं बनी, मैं वहां भी नहीं गया जी। और फिर उसके बाद चौथी जो जॉब मेरी रही वो रही मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक या लेक्चरर की, जिसमें मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ।
और अब जो ज्वाइनिंग आने वाली है वो जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोजित की थी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें सौभाग्य से मेरा चयन हुआ और अब बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में, इस शो में आपको बुलाने का मेरा जो उद्देश्य है वो सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये राज पता चल जाए कि ऐसा कौन सा राज है आपके पास जिसके माध्यम से आपका चयन हर जगह हो रहा है। ऐसी कौन सी रणनीति है आपके पास? देखिए सर, आपने राज कहा तो राज तो कोई नहीं है, रहस्य नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप रणनीति की बात करेंगे तो रणनीति तो मुझे बनानी पड़ी और ये रणनीति का ही नतीजा है कि एक के बाद एक चीजें लाइन में आती गई अपने आप और चीजें आगे बढ़ती गई। तो मेरी एक सीधी सी रणनीति ये रही कि मुझे चीजों को एक साथ समेट के पूरा करने का एक जो जुनून था वो मेरे बहुत काम आया। चूंकि ग्रेजुएशन के बाद मुझे ये समझ में आने लगा था कि मुझे यदि आगे जाना है, चूंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूं, तो यदि आगे जाना है तो जॉब एक इकलौता रास्ता मेरे पास था। और यदि जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब का एक अलग क्रेज है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। तो मैंने मन बनाया कि अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। अब कैसे करनी है, उसके लिए कई रास्ते थे। तो एक रास्ता जो मुझे दिखाई दिया कि एसएससी की तरफ जाते हैं। मैंने एसएससी की तैयारी करना शुरू किया। चूंकि एसएससी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहा नहीं, प्री निकले लेकिन मेंस नहीं निकले, तो एसएससी में तो नहीं हो पाया। लेकिन एसएससी की तैयारी में मुझे तैयारी करना आ गया, रणनीति बनाना आ गया। तो रणनीति हमेशा यही रही कि जो भी मेरे पास समय बचता है, चूंकि हमेशा से ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था जब मैं शायद 19 साल का रहा होऊंगा। तो रणनीति यही थी कि जो भी मेरे पास समय है उस समय को मैं बर्बाद ना करूं, उसका सदुपयोग अपनी पढ़ाई में कर लूं। यदि किसी दिन मुझे 4 घंटे मिल रहे हैं तो वो 4 घंटे में पढ़ूंगा, किसी दिन 5 घंटे मिल गए तो वो पढ़ाई में लगाऊंगा, किसी दिन 6 या 7 घंटे मिल गए तो वो मैं पढ़ाई में लगाऊं। और कोई भी एग्जाम यदि मैं देता हूं तो मेरी रणनीति रहती है कि मैं उस एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले तैयारी शुरू कर दूं। फिर एग्जाम जब भी होना हो और जितना भी सिलेबस है उसको बचे हुए दिनों में बांट दूं कि यदि मेरा एग्जाम आज से 2 महीने बाद है तो अगले 60 दिनों में हर एक दिन में क्या पढ़ूंगा ये मेरे पास आज प्लान होना चाहिए। और आखिरी के 10 दिन मैं हमेशा रिवीजन के लिए रखे, क्योंकि एग्जाम पास आने के साथ ही जो हड़बड़ाहट होने लगती है उससे बचने के लिए मैंने आखिरी 10 दिन रखे थे, ताकि यदि कोई टॉपिक रह जाता है सिलेबस में तो उन आखिरी 10 दिनों में मैं रिवीजन के साथ उसको कवर कर पाऊं। और जब मैं पढ़ता रहा तो अपने खुद के नोट्स बनाता रहा, क्योंकि मुझे अपने बनाए हुए नोट्स से ज्यादा भरोसा किसी और नोट पे नहीं होता है। तो स्वयं के नोट्स बनाए, जितना समय मिला उसका सदुपयोग किया, टाइम टेबल बनाया और माता पिता के साथ बैठ के थोड़ा सीखा कि किस तरह से खुश रह के भी तैयारी की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं मन भटकने लगता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी परीक्षाएं नहीं निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी मुझे माता पिता ने ही दिया कि बस उनके साथ बैठो, और मुझे जहाँ लगता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती। तो यही मेरी रणनीति बस रही। बिल्कुल सर, आपसे एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप वर्तमान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से और भी साथी हैं जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस तरीके से तैयारी करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एक हायर एजुकेशन में जा सकते हैं या किसी अन्य पद पर चयनित हो सकते हैं? जी सर, मेरा मानना तो ये है कि हो तो सकते ही हैं, साथ में मैं दिल से चाहूँगा कि हो। चूँकि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है वो ऐसा है कि हम एक प्रकार से समाज सेवा ही कर रहे हैं, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और यदि आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो ये काम आसान तो नहीं हो सकता।
तो मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जहां पर कार्य बहुत है। जी। आप यदि कहें कि आप सिर्फ स्कूल में शिक्षक हैं तो वैसा नहीं है, आप स्कूल के पहले भी शिक्षक हैं और स्कूल से घर आने के बाद भी शिक्षक हैं। तो कार्य के साथ पढ़ाई मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और होता ही है, चूंकि मैं अनुभव कर चुका हूं। तो फिर भी हम यह कह सकते हैं कि हम बस इतना करें कि दिन में यदि हमें 2 से 4 घंटे भी मिल रहे हैं जी। जो हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, तो हम उसको अपनी पढ़ाई में लगाएं। क्योंकि स्कूल शिक्षा में हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक छोटे स्तर पर पढ़ाते हैं, और वही कॉलेज एजुकेशन में हम व्यापक स्तर पर, बृहद स्तर पर उस चीज को समझाते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएं, उसके लिए बिल्कुल हमारा कॉलेज एजुकेशन में जाना जरूरी है। और रणनीति बस यही रहे हमारी कि जो भी खाली समय मिले उसको हम स्वयं अपनी पढ़ाई में दें, कोशिश करें। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट है और सारी चीजें हमें घर पर आसानी से मिल सकती हैं। जी। वो जमाना था एक कि अगर आपको तैयारी करनी है तो किसी टीचर के पास आपको जाना पड़ेगा, भौतिक रूप से वहां बैठ के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में चूंकि संसाधन हैं कि यदि हमें रात को 1 बजे भी पढ़ने के लिए समय मिल रहा है तो हम अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। तो हमारे सभी शिक्षक साथी, उन सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करें और करके देखें, हो सकता है, होगा। मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होगा। जी बिल्कुल सर। इसी के साथ ही एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, जब भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी की बात आती है तो सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट रहते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि कहाँ से तैयारी करें, किस कोचिंग को ज्वाइन कर लें, कहाँ से नोट्स ले लें, कहाँ से किस बुक को पढ़ लें। तो आपने भी क्या इसके लिए कोई कोचिंग ली कि आपका चयन इतने सारे पदों पर हुआ, या आपने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर किया? देखिए सर, मेरा मानना यह है कि यदि आप किसी एक परीक्षा की तैयारी के लिए कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या किसी एक जगह से कोर्स खरीद लेते हैं, तो फिर आपका पूरा ध्यान उस कोचिंग या उस कोर्स की तरफ ही होता है जी। और आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई कोचिंग है, ABC एजुकेशन पॉइंट कोचिंग है, वो आपको किसी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। अब आप पूरी तरह से जाने अनजाने में उस कोचिंग पर निर्भर हैं। जितना वो आपको पढ़ाएंगे आप उतने को ही सब कुछ मान के एग्जाम देने चले जाएंगे, उसको ही आप अपना सिलेबस मान लेंगे। लेकिन किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो काफी गहराइयों से आते हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी कोचिंग या कोई भी कोर्स आपको वो सब कुछ कवर करवा सकता है जो किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या जरूरी है। तो मेरा तो यही मानना है कि कोचिंग हो या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, वो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने किया, मैंने जितने भी एग्जाम दिए सब में सेल्फ स्टडी ही की, कोई कोचिंग नहीं ली। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक खाली बर्तन होता है जिसको हम जैसे चाहें भर सकते हैं, उसमें जो चाहे भर सकते हैं। हमारे पास सोर्स लिमिटेड नहीं होते हैं किसी कोर्स या कोचिंग जैसे, हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास इंटरनेट है, तो अथाह भंडार है हमारे पास ज्ञान का। तो हम एक ही चीज को अलग अलग सोर्सेस से पढ़ सकते हैं और सबका एक मिला जुला रूप नोट्स के रूप में हमारे पास हो सकता है। तो एक सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फायदा यही मैं कहूंगा कि इससे हमारे सोर्स का जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बात और सर, सामान्यतः क्या होता है कि तैयारी तो कर लेते हैं, जो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है उसको कर लिया जाता है कवर, कहीं ना कहीं से नोट्स बनाकर या स्टडी करके कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें एक इंटरव्यू का भी पार्ट होता है, साक्षात्कार। तो उसमें कैसे तैयारी करें? ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये तो सर ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका शायद सटीक उत्तर मेरे पास ना हो। क्योंकि जितने भी मेरे एग्जाम्स निकले हैं उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर इकलौता एग्जाम था जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया।
और यदि वास्तविकता की बात करूं तो मैंने इंटरव्यू के लिए ऐसी कोई खास तैयारी तो नहीं की जो मैं आपको विस्तार से बता, बस एक बार मन पढ़ने की कि यदि मैं इंटरव्यूअर की जगह बैठा होता तो मैं क्या सवाल पूछता, मैं क्या प्रश्न पूछता, ये एक बार मैंने मन में सोचा। उन सभी प्रश्नों को कागज पर लिखा और उनके उत्तर तैयार किए। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा सिलेबस था मेंस का, तो वो तो मैं तैयार एक बार कर ही चुका था इंटरव्यू के पहले, लेकिन फिर भी उन प्रश्नों को जो अपेक्षित थे कि मुझसे पूछे जा सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए, मेरे शैक्षणिक जीवन से जुड़े हुए, मैं अभी जिस पद पर कार्यरत हूं उससे जुड़े हुए, या मेरे व्यक्तिगत जो मेरे हॉबीज हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनसे जुड़े हुए, जैसा कि अक्सर हम अपने मोबाइल पर जो मॉक इंटरव्यू होते हैं उनमें देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ, उन सब से मिला जुलाकर मैंने कुछ अपेक्षित प्रश्न सोचे कि ये मुझसे पूछा जा सकता है, और उन प्रश्नों के उत्तर तैयार किए, जिनमें से कह सकता हूं कि 50 से 60% तो मैं सही था कि मैंने जो सोचा था कि मुझसे ये पूछा जा सकता है, और लगभग 50 से 60% चीजें वही पूछी गई। तो इस प्रकार से ज्यादा तैयारी तो नहीं की मैंने, और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने जो किया वही सटीक तरीका है, ये कह सकता हूं कि ये तरीका मेरे लिए काम कर गया। इंटरव्यू के बारे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो, कोई विशेष बात जो आप शेयर करना चाहें? इंटरव्यू के बाद एक चीज मुझे जो याद है कि आपको बस वहां सच बोलना है। क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे एक सीनियर, उन्होंने मुझे बताया था, चूंकि उनका अनुभव रहा, पीएससी का इंटरव्यू उन्होंने पहले दिया, तो उनका अनुभव ये रहा कि कुछ भी हो वहां ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आपको ये आता है। यदि कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप ईमानदारी के साथ बता दें कि वो आपको नहीं। मुझसे इंटरव्यू में जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, और चूंकि एनईपी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ज्यादा उसके बारे में जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने जब पहले या दूसरे बेसिक क्वेश्चन पूछे तो मैं उतना उत्तर आया। जब उन्होंने और डीप में पूछा तो एक क्षण को तो मुझे लगा कि शायद मैं घुमा फिरा के कुछ बता सकता हूं, कम से कम इनके सामने ये नहीं होगा कि ये चुप रह गया। लेकिन मुझे वही बात याद थी कि ईमानदार रहना है, क्योंकि वहां जो वो आप जैसे कई सौ लोगों को पहले उनके सामने से हटा चुके हैं, और वो आपके शक्ल से आपका मन पढ़ सकते हैं। क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो कहीं ज्यादा शिक्षित और मनोवैज्ञानिक रूप से समझने वाले लोग हैं। तो मैंने वहां पे नहीं आता था, तो मैंने बोल दिया कि सर आज तो मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आज ही मैं इसको जाके सीखूंगा। तो ये अनुभव मेरे लिए काम का रहा कि आप ईमानदार रहें। यदि कोई चीज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, और जो आप हैं उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप जिस शहर से, उसके बारे में आपको पता हो, आप जिस विषय से हैं उसके बारे में आपको पता हो। यदि आप उनको कोई भी चीज बता रहे हैं, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द ऐसा हो जिसके बारे में आपको पता हो। यदि वो आपसे पूछें कि आपकी हॉबी क्या है, और आपने कहा सिंगिंग, तो सिंगिंग से जुड़ी हुई बारीकियां आपको पता हो, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास हो, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुरस्कार हैं, वो सब आपको पता हो, तब आप वहां कहें कि हाँ सिंगिंग मेरी हॉबी है। अन्यथा कोई ऐसी हॉबी चुने जिसके बारे में ज्यादा पता ना हो। हॉर्स पोलो जो होती है उसके आप वैसा कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बोलें उसके बारे में आप इतना ध्यान रखें कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट या सिंगिंग जैसी बेसिक चीजों को आप ना चुनें, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप ऑडियंस को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, मैं चूंकि आप कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं अभी उस पद पर हूं या उस जगह पर हूं जहां पे मैं किसी को सक्सेस का मंत्र दे पाऊं। क्योंकि मैं अभी भी खुद को एक विद्यार्थी अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव जो हैं बस मैं वही बता सकता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि ये सक्सेस मंत्र है, क्योंकि हर किसी के लिए सक्सेस अलग होती है और उसका जो तरीका है वो अलग होता है। तो मेरा अनुभव तो बस यही कहता है कि अनुशासन में रहें, पढ़ाई लगातार करते रहें। भले ही मन होता है 20 से 30 की
बीच की जो उम्र है वो चंचल होती है। मन होता है घूमने चले जाएं, जी। मन होता है पार्टी करें, मन होता है घंटों तक मोबाइल चलाते रहें, जी। इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहें। बस मन को काबू करना है, ये मेरा मंत्र है कि मन को काबू करना है। मैं अपने सामने स्टडी टेबल पर छोटे छोटे वाक्य चिपका के रखता हूँ स्टिकी नोट्स में। जी। कोई वाक्य शायद रामधारी सिंह दिनकर की कविता हो सकती है, जी। तो ओशो का कहा हुआ कोई वाक्य हो सकता जी। है, या और किसी महापुरुष के द्वारा कही हुई कोई बात हो सकती है जो मुझे बार बार याद दिलाती रहे कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। बार बार जो भी एस्पिरेंट्स वो घबरा जाते हैं, जी। क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जी। कई कई साल कई कई एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है। जी। मन टूटने लगता है, घबराने लगता है कि जी। होगा या नहीं। तो उस क्षण में यदि आपने अपने आप को जोड़ के रखा, उस क्षण में यदि आप नहीं बिखरे, तो फिर आपके बिखरने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जी। उसने मुझे काफी मोटिवेट किया। वो जी। पिछले 8 सालों से मेरी स्टडी टेबल पे है, जी। और घर बदलते समय भी यदि स्टडी टेबल की जगह बदलती है तो दीवार से मैं उसको खींच लेता हूँ और जी। अगली जगह जाके लगा देता हूँ। तो वो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जी। जो मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत का काम करती है। बिल्कुल। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये कविता जो है ये मेरे लिए काफी प्रेरणास्पद रही, और शायद और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले, या हर एक व्यक्ति के लिए अपना कुछ होता है जो उसको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो शायद आपके पास भी ऐसी कोई कविता हो, हर किसी के पास हो सकती है। तो मैं वही कहूंगा कि आप अपना प्रेरणा स्रोत ढूंढें और जुट जाएं। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर ये लाइंस आपने, बहुत ही प्रेरणादायक हैं हम सभी के लिए। जैसा कि अभी पंक्तियों के माध्यम से सर ने हमको बहुत ही बड़ा सक्सेस मंत्र दे दिया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि रेगुलर रहें, जो भी काम कर, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, उसकी रेगुलर तैयारी करते रहें, और एक रणनीति बनाकर स्व अध्याय कर नियमित अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में बनाए रखें। इस प्रकार से आप भी सर की तरह किसी गवर्नमेंट जॉब को जरूर पा सकते हैं। तो अगर हमारा ये एपिसोड, हमारा ये शो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप अगला पॉडकास्ट किस विषय पर चाहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उस विषय पर हम आपके लिए शो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इट अप।